हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आप लोगों का स्वागत करता हूं पावर सिस्टम की ये थ्योरी क्लास में। देखिए, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या कर लिया था। लास्ट क्लासेस में देखा था हम लोगों ने कि किस तरीके से हमने स्किन इफेक्ट देखा, स्किन डेप्थ देखा। और मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। स्किन इफेक्ट को हम लोगों ने देखा कंसेप्ट से, स्किन डेप्थ, और स्किन डेप्थ को एक पैरामीटर से, एक मापदंड से समझा जिसको बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ, जो कि डेल्टा से कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिनोट किया था। और डेल्टा का जो फॉर्मूला था, मतलब डेल्टा जो डिपेंड करता था वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, परमिएबिलिटी और कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता था मटेरियल की। खैर, इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, और आज हम लोग करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के पेपर के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी पिछले लेक्चर की बात अगर हम करें तो स्किन इफेक्ट हम लोगों ने देख लिया था और डिटेल में देखा था काफ़ी। और इस लेक्चर में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट देखेंगे जो कि डिटेल में देखेंगे, और फिर हम लोग जाएंगे अपने एमसीक्यूज पे जो स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप पिछले वीडियोस में जाएंगे तो पिछले वीडियोस में मैं फिर से कहूँगा, प्लेलिस्ट में जाइए, पावर सिस्टम में जाइए और सीक्वेंस वाइज 0 1 2 3 सीक्वेंस है। आप लोग एक काम करिए, कोई 1-2 लेक्चर ऊपर नीचे हो गए थे, मेरे पास बच्चों के मैसेज आए थे कि सर वो 2 नंबर लेक्चर मतलब 3 और 4 5 के नीचे था। वो बेटा एक्चुअली अपलोडिंग में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो वो ऐसे ऊपर नीचे सीक्वेंस हो जाता है। बट मैं फिर से कहूँगा, आप सीक्वेंस के हिसाब से चलिए, सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सीक्वेंस के हिसाब से आप लोग चलिए। अब बात बड़ी सीधी है और बात बड़ी सिंपल है। हम लोगों ने ये तो सब कुछ देख लिया, तो हमारा जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी और परमिएबिलिटी और कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि स्किन इफेक्ट किस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्किन डेप्थ के, और या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पेनिट्रेशन डेप्थ डेल्टा पैरामीटर के। इसका मतलब अगर पेनिट्रेशन डेप्थ बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट कम होगा। बड़ा सिंपल बात है। अगर किसी करंट की डेप्थ बढ़ेगी मतलब गहराई बढ़ेगी, अंदर जाने की गहराई बढ़ेगी, मतलब सतह पे अब वो नहीं रह रहा है उतना, सतह पर रह रहा है, इसका मतलब गहराई कम है उसकी। तो सेम उल्टी बात को समझेंगे, जितनी पेनिट्रेशन डेप्थ ज़्यादा होगी, जितनी गहराई ज़्यादा होगी, उतना स्किन इफेक्ट कम से कम होगा। थोड़ी सिंपल बात है, ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। आज मैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ। अब देखिए, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बड़ा ही सिंपल इफेक्ट है, थोड़ा सा इसका लेना देना भी स्किन इफेक्ट जैसा ही थोड़ा सा लेना देना रहता है, बट बहरहाल ये थोड़ा सा अंतर भी होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो केबल्स में, मोस्टली ये केबल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जो अंडरग्राउंड केबल्स होती है ना, यूजी केबल्स में इसलिए देखने के लिए मिलता है कि यूजी केबल्स, अंडरग्राउंड केबल जो है वो ज़मीन में गाड़ी जाती हैं और वो आपस में बहुत पास होती हैं, वो आपस में बहुत पास होती हैं यूजी केबल्स। जबकि ओवरहेड लाइन में ये इतना देखने को नहीं मिलता है। ओवरहेड लाइन में ये कम देखने को मिलता है। मैंने क्रॉस नहीं किया, ये कम देखने को मिलता है। क्रॉस का मतलब होता कि ये देखने को ही नहीं मिलता है। तो यूजी केबल में ये मोस्टली देखने के लिए मिलता है। दूसरी चीज़, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं ओवरहेड लाइन में तो कम होता ही होता है, डीसी में तो ये होता ही नहीं है। जो ये स्किन इफेक्ट है ना और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, जो आज हम प्रॉक्सिमिटी कर रहे हैं, स्किन इफेक्ट क्या है, ये ओनली एसी में होते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है, डीसी में ये बिल्कुल जीरो होते हैं, मतलब स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बिल्कुल क्या होते हैं, जीरो होते हैं। आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, 1 इंच नहीं होते। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। मैंने आपको क्या कहा, यूजी केबल में ये ज़्यादातर पाया जाता है इन कंपेयर टू ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में थोड़ा गैप अच्छा खासा होता है ना, मतलब लाइन जब आपस में जा रही होती हैं तो उनमें गैप अच्छा खासा होता है।
और जब उनमें गैप होता है तो गैप में क्या रहेगा कि कहीं ना कहीं हमें प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कमी आने शुरू हो जाती है। अब प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसा क्या है कि ये गैप कम से कम होना चाहिए। चलिए तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए ए नंबर कंडक्टर है या बी नंबर कंडक्टर है, ये दो कंडक्टर हैं ए और बी आपस में रखे हुए हैं बगल बगल में, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये केबल भी हो सकती है, ओवरहेड लाइन भी हो सकती है, बट कंसेप्ट को लेके अगर चलें, मान लीजिए ए कंडक्टर है, ये बी कंडक्टर है, ए कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, बी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। देखिए अभी मैं करंट की फ्लो की बात कर रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी कि ए और बी कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, ये तो एक केस बनेगा, और जो दूसरा केस बनेगा वो बनेगा कि एक में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब आई ए का अगर ऊपर है तो आई बी का नीचे है, या वाइस वर्सा, आई बी यहाँ ऊपर है तो आई ए नीचे है। मतलब मेन चीज़ ये है सेम डायरेक्शन करंट हो सकती है दो कंडक्टरों में, और अपोजिट डायरेक्शन करंट हो सकती है दो कंडक्टरों में, अपोजिट डायरेक्शन करंट हो सकती है दो कंडक्टरों में। तो बड़ा ही सिंपल है कि अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में ही करंट की कॉन्फ़िगरेशन बन सकती है दो कंडक्टर के अंदर। मैंने यहाँ पर अभी करंट की दो डायरेक्शन ले ली है, अब वो सेम ले ली है मैंने, ठीक है, दोनों ही देख लीजिए, मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, दोनों ही मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, दोनों ही करंट इस तरीके से जा रहे हैं। अब ये बहुत सिंपल बात है, करंट जब ये इस तरीके से क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहाँ पर इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। मान लीजिए आई ए की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और बात करें आई बी, मान लीजिए आई बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस हुई। अब क्या होगा बात को समझिएगा, ये रेड वाली मैग्नेटिक फील्ड आई ए की वजह से है और ब्लू वाली मैग्नेटिक फील्ड आई बी की तरफ से है, ठीक है। ये आई ए की मैग्नेटिक, ये फाई ए है रेड वाला और ये फाई बी है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से हुई है। एक बात मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, जब डीसी में मैंने पहले ही जीरो बोल दिया है तो अभी ये कोई बनता ही नहीं है बात आपको कि ये करंट क्या होगा। ये करंट ऑब्वियसली यार एसी होगा, क्योंकि जब ये डीसी में होता ही नहीं है इफेक्ट तो कोई मतलब ही नहीं है, ये करंट एसी में होगा। अब मेरे को आप एक बात बताइए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी ये कैसी होंगी? टाइम वेरिंग नेचर की होंगी, समय अपरिवर्तित, सॉरी परिवर्तित, अपरिवर्तित नहीं परिवर्तित, समय परिवर्तित, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होंगी, क्योंकि एसी सप्लाई का ये नेचर है कि वो समय परिवर्तित मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। जिसको मेरी ये बात, ये मेरा कंसेप्ट, ये मेरी लाइन समझ में ना आई हो, मैं आप लोगों से बहुत विनम्रता से ये बात कहता हूँ कि प्लीज़ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक बार जाके देखिए। प्लेलिस्ट में जगत सच है, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, प्लेलिस्ट के अंदर जगत सच है, मैंने एक बनाया है प्लेलिस्ट जगत सच में, उसके अंदर जाइएगा, फैराडे लॉ बड़ा ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ मैंने ये चीज़ बहुत बहुत प्यारा तरीके से बहुत डिटेल में समझाई है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होता है समय परिवर्तित फ्लक्स, परिवर्तित, ठीक है। तो ये क्या होता है इसका मतलब, वो सब चीज़ मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई है, क्योंकि अगर फैराडे लॉ क्लियर नहीं है तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्लियर नहीं होगा। दूसरी बात, मैथ का लेक्चर भी अब हम लोग डालना शुरू कर दिए हैं, एप्टीट्यूड का, डीएमआरसी और लखनऊ मेट्रो के जो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं डीएमआरसी और एलएमआरसी के एग्जाम्स के लिए, जिसमें एप्टीट्यूड आता है, रेलवे के लिए जो लोग प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एप्टीट्यूड की भी क्लास लेना शुरू कर दी है और जल्दी रीजनिंग की भी क्लास लेंगे, ठीक है। तो आप लोग वो भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से मिलेंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अभी क्या कहा, एक मिनट, मैंने अभी क्या कहा कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर है, इसका मतलब ये है, फैराडे ने भी ये बात कही थी कि जब भी किसी कंडक्टर का टाइम वेरिंग, जब भी किसी कंडक्टर को कोई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आके जुड़ेगी, समय परिवर्तित फ्लक्स जुड़ेगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आके जुड़ेगी,
तो इस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इस कंडक्टर के अंदर क्या पैदा हो जाएगा? ईएमएफ पैदा हो जाएगा। व्हेनेवर टाइम वेरिंग फ्लक्स लीड्स टू अ कंडक्टर देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर। तो यहाँ इस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाएगा। आप समझिएगा, इस लाल फ्लक्स की वजह से, ये जो लाल फ्लक्स है ये ए कंडक्टर का है, बट इस लाल फ्लक्स की वजह से बी में क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेट से मैं लाल फ्लक्स की वजह से जो पैदा हो रहा है ईएमएफ, उसका नाम भी IA डैश रख देता हूं। मतलब IA डैश वो ईएमएफ है जो किसकी वजह से पैदा हो रहा है? जो कि ए कंडक्टर की वजह से पैदा हो रहा है, पर हो किस में रहा है? बी के अंदर। किस में हो रहा है? बी के अंदर पैदा हो रहा है। याद रखिए, ये फ्लक्स इसका है पर पैदा इसकी वजह से हो रहा है। कहाँ हुआ? बट मतलब आप सिंपल सी कहानी है, आप कहीं घूमने गए और आपका वहां पे, छोड़िए निशानी छोड़ा है आप, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फ्लक्स भी जब यहाँ टच हुआ इस कंडक्टर को, तो उसने अपनी निशानी यहाँ पर छोड़ दी है कि ईएमएफ यहाँ पर क्या कर दिया? पैदा कर दिया। अब आप एक चीज देखिए, सेम आप इस ब्लू को देखिए, ये ब्लू वाला फ्लक्स जब इस कंडक्टर को लिंक करेगा, तो जब ब्लू वाला फ्लक्स इस कंडक्टर को लिंक करेगा तो क्या होगा? जब ये ब्लू वाला फ्लक्स इस कंडक्टर को लिंक करेगा तो यहाँ पर भी एक ईएमएफ पैदा करेगा और वो होगा EB डैश। देखो ये ईएमएफ ए कंडक्टर में पैदा हो रहा है, पर हो किसकी वजह से रहा है? बी की वजह से। इसका मतलब ये है कि जब भी दो कंडक्टर आसपास रखेंगे तो एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में ईएमएफ पैदा करेगा, एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में ईएमएफ पैदा करेगा। क्योंकि ये ईएमएफ यहाँ पैदा हो रहे हैं, मैंने एक बात बेसिक में बहुत बताई है कि करंट बहने के लिए, फॉर करंट फ्लोइंग, करंट बहने के लिए जो दो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं? जो दो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो होती क्या है? देखिए, करंट बहने के लिए सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन होती है सोर्स ऑफ एक्साइटेशन, मतलब उत्तेजना का स्रोत होना ही चाहिए, सोर्स ऑफ एक्साइटेशन होना ही चाहिए। और सोर्स ऑफ एक्साइटेशन क्या होता है भाई? सोर्स ऑफ एक्साइटेशन होता है वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट, करंट को बहने के लिए किसी भी सर्किट का क्लोज्ड पाथ जरूर होना चाहिए, किसी भी सर्किट का क्लोज्ड पाथ जरूर होना चाहिए। मतलब बड़ी कहानी सिंपल है कि अगर करंट बहना है किसी सर्किट में तो वहां पर एक उत्तेजना का स्रोत, सोर्स ऑफ एक्साइटेशन होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, और वहां पर जो पाथ है वो भी क्लोज्ड होना चाहिए, वो बंद परिपथ होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईएमएफ तो पैदा हो गया, सोर्स ऑफ एक्साइटेशन तो हो गई, और ये कहीं ना कहीं तार आपस में क्लोज्ड होंगे, मतलब तार जरूर दूर जा रहा होगा, बट देखा जाए तो अर्थिंग से ये पूरा एक क्लोज सर्किट बना रहा होगा ट्रांसमिशन लाइन में या अंडरग्राउंड में भी। तो जैसे ही ये क्लोज सर्किट बनाएगा, इसका मतलब इस EB की वजह से यहाँ पर एक करंट भी पैदा हो जाएगा IB, और इस IE की वजह से, IB डैश में मान लेता हूँ, और इस EA की वजह से IA डैश भी यहाँ करंट पैदा हो जाएगा। पर ये करंट कहीं ना कहीं इसका जन्मदाता, इसका पैदा करने वाला कौन है? ए कंडक्टर। ए कंडक्टर का फ्लक्स जब यहाँ पर जुड़ा B से, तब जाके ये करंट भी पैदा हुआ। सेम ऐसे ही इसका फ्लक्स जब B को, इस A को जाके जोड़ा, मतलब B कंडक्टर का फ्लक्स जब A को जाके जोड़ा, तो वहां पर IB डैश एक करंट पैदा हुआ। अब इसी करंट को, जो ये पैदा होते हैं, इसी को बोलते हैं एडी करंट, इसको हम एडी करंट भी बोल देते हैं। अब देखिए, बड़ी सिंपल कहानी है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है? देखिए, मान लीजिए इस ए कंडक्टर का ओरिजिनल वोल्टेज VA है, इस ए कंडक्टर का ओरिजिनल वोल्टेज पहले से VA था और इसका ओरिजिनल वोल्टेज पहले से VB था। तो अब प्रॉब्लम क्या आना शुरू होगी वो समझिए। प्रॉब्लम ये आना शुरू होगी कि आप खुद सोचिए, ये VA वोल्टेज के साथ में ये EB डैश कहीं ना कहीं अगर जुड़ गया तो ये टोटल वोल्टेज को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अगर इस B केबल का जो वोल्टेज था पहले VB, अब उसके साथ में एक वोल्टेज और जुड़ गया EA डैश, क्या होगा? EA डैश जुड़ गया तो क्या होगा? कहीं ना कहीं टोटल वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब आप इसमें ना प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या होने वाली है। मान लीजिए, एक बात समझिए, दो लोग जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए दो लोग 10-10 किलो लेके जा रहे हैं, ठीक है भाई। मान लीजिए यहाँ दोनों 10-10 एम्पियर लेके जा रहे थे। अब आप इसको समझिए मेरे एक एग्जाम्पल से, बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है। मान लीजिए दो लोग जा रहे हैं 10-10 किलो लेके। एक के मन में विचार आया कि मैं अपना 5 किलो उसको ट्रांसफर कर देता हूँ, तो एक पे 15 हो गया, एक पे 5 रह गया।
अब इससे क्या होगा, वो जो 15 वाला है वो तो बेचारा टूट जाएगा, क्योंकि हर किसी इंसान की अपनी एक क्षमता होती है, हर किसी इंसान की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। सेम ऐसे ही मान लीजिए दो तार जा रहे हैं, दो कंडक्टर जा रहे हैं, अगर इस कंडक्टर की वजह से इस पे ईएमएफ ज़्यादा आ गया, वोल्टेज ज़्यादा आ गया, तो हो सकता है इसको हमने लगाया हो उतना ही वोल्टेज झेलने के लिए, पर जैसे ही इसमें वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, देयर आर द चांसेस कि ये यहाँ पर एक्स्ट्रा वोल्टेज की वजह से एक्स्ट्रा पावर लॉस हो, ठीक है, और एक्स्ट्रा पावर लॉस होने की वजह से फॉल्ट हो जाए, या फिर केबल हो तो केबल पंचर हो जाए। तो ये भी एक रीजन आ सकता है कि केबल क्या हो सकती है, पंचर हो सकती है। अब आप खुद एक चीज सोचिए, जितने ज्यादा ये दो तार आपस में करीब होंगे, आपको पता ही है जितने दो लोग करीब होते हैं उतने ही चांसेस बढ़ते हैं या तो कुछ चीज जुड़ने के, या तो लड़ाई होगी दो लोग जुड़ेंगे तो, या फिर प्यार होगा, ठीक है। बट जो लोग जितने दूर दूर होंगे तो ना उनमें चांसेस होंगे लड़ाई होने के और ना उनमें चांसेस होंगे प्यार होने के। इसका मतलब बड़ा ही सिंपल कहानी है, जितने ये दोनों करीब होंगे, जितनी इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको लिंक करेगी, जितनी इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको लिंक करेगी, उतना ही कहीं ना कहीं क्या होगा, एक दूसरे में ईएमएफ पैदा करेंगे और मेन ईएमएफ में जोड़ देंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं पावर लॉस या फॉल्ट अकर कर सकता है। और यही इफेक्ट क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहलाता है। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को अगर मैं थोड़ा सा, इसीलिए मैंने आपको बताया कि यूजी केबल्स में ज़्यादा होता है, ओवरहेड लाइन में कम होता है, क्योंकि ओवरहेड लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरहेड लाइन में हम लोग आपस में तार को थोड़ा थोड़ा दूर में रख देते हैं, पर यूजी केबल में ऐसा नहीं होता। अंडरग्राउंड केबल में हमें इतनी ज़्यादा ज़मीन को खोदने की इजाज़त नहीं मिलती है कि हम केबलों को बहुत दूर दूर रखें, केबल बहुत पास पास में रखी होती हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज एन इफेक्ट ड्यू टू विच एन EMF is induced in a conductor placed near to other conductor due to electromagnetic field interaction among them। बड़ा सिंपल है यार, हिंदी में भी बता देता हूँ। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एक वह प्रभाव है, प्रॉक्सिमिटी प्रभाव एक वह प्रभाव है जब दो चालक एक दूसरे के समीप रखे रहते हैं और समीप रखने के कारणवश एक चालक से दूसरी चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है, उनके किसकी वजह से, उनके मैग्नेटिक फील्ड, उनके चुंबकीय क्षेत्र के जुड़ाव की वजह से, एक चालक में दूसरे चालक की वजह से, एक चालक में दूसरे चालक की चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसी को प्रभाव को क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसमें ईएमएफ पैदा होना, इसकी वजह से इसमें ईएमएफ पैदा होना, और उस ईएमएफ के जो ये प्रभाव दिखेंगे वही होते हैं हमारे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। अब एक सवाल मन में ज़रूर आता है, सर ये ऐड ही क्यों होंगे, भाई ये सब्ट्रैक्ट भी तो हो सकते थे। बिल्कुल आप सही हैं, बिल्कुल आप सही हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते थे। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में दो केस दिए थे कि तार में या तो दोनों सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे हों या एक में सेम एक में अपोजिट जा रहे हों। इससे होता क्या है वो बात को समझिए। इससे फ़र्क ये पड़ता है मेरे दोस्त कि देखिए यो तो अभी मैं इसमें हर डायरेक्शन में अलग हिसाब बनता है, मतलब अगर सेम जा रहा होगा तो किस तरीके से दोनों जुड़ेंगे, या अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो किस तरीके से मतलब एडिशन होगा या डिलीशन होगा, या ये जुड़ेंगे या ये नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होंगे। अब देखो होता क्या है, अगर मान लो ये वोल्टेज इसमें से माइनस हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज में तो ड्रॉप हो जाता है। मतलब इसमें अगर मान लो शुरुआत में 10 वोल्टेज था और इसकी वजह से यहाँ पे 2 वोल्टेज पैदा हुआ तो ये 8 वोल्टेज हो गया। तो अभी क्या है कि इससे नुकसान हमारा कुछ नहीं हुआ, बस वोल्टेज तो ड्रॉप हुआ बट नुकसान नहीं हुआ।
पर अगर यही चीज यहाँ ऐड हो जाती तो ये क्या बन जाएगा, 12 वोल्ट बन जाएगा। और 12 वोल्ट बनने से एक प्रॉब्लम जरूर आ जाएगी, फिर ये पंचर हो सकता है, मतलब हमारा नुकसान हो सकता है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप एक बार को हम लोग सह जाते हैं, फिर हम क्या होता है कि आगे जाके ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए होते हैं ना, तो हम उसे कंपनसेट करने की सोच लेते हैं कि चलो आगे ट्रांसफार्मर लगा होगा तो वो वोल्टेज स्टेप अप कर देगा या जो भी है। ठीक है, बट एक बार केबल पंचर हो गई तो उसको तो फिर पैसे देके ही नया बनवाना पड़ेगा। एक बार ओवरहेड लाइन फॉल्ट हो गया तो फिर तो पैसे देके ही आपको सही करवाना पड़ेगा। तो बस यार दोस्त, बात ये है कि ये जुड़ते भी हैं और घटते भी हैं, बट हम लोग कहीं ना कहीं चिंतित ज़्यादा जुड़ने के ऊपर रहते हैं वोल्टेज को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं परमानेंट डैमेज कर देता है, जिसका आगे कोई, ये वो दर्द देगा जिसका आगे कोई निवारण होने नहीं वाला, वो दर्द बना ही रहेगा। अगर पंचर हो गई केबल तो पंचर हो गई, फिर तो रिप्लेस ही होगी। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। बड़ा ही सिंपल हिसाब है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट यहाँ आपका कंप्लीट होता है। कुछ फैक्टर्स प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के भी हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द क्या फैक्टर्स रहते हैं मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ। दूसरा पॉइंट, ठीक है, मैं आपको ये मिटा दूँ। देखिए, कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी, देखिए जिसने फैराडे लॉ अच्छे से समझा होगा उसको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी बढ़ेगा, याद रखना। क्यों? मान लीजिए इसमें इस जो करंट बह रहा है वो पहले 50 हर्ट्ज का था, अब 100 का हर्ट्ज का हो गया। इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है कि 100 हर्ट्ज के करंट का समय के साथ परिवर्तन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विल बी मोर। और जो हमारा फैराडे लॉ है वो क्या कहता था कि E इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। तो जितना ज़्यादा डी फाई बाई डी टी होगा, मतलब फ्लक्स का बदलाव समय के सापेक्ष होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा EMF पैदा होगा। मतलब, और 50 हर्ट्ज का किस तरीके से होगा, देखो समय के साथ बदलाव स्लो है 50 हर्ट्ज का, और 100 हर्ट्ज का समय के साथ बदलाव फास्ट है। तो जितना ज़्यादा समय के साथ बदलाव बढ़ेगा उतना ज़्यादा EMF भी हमारा ज़्यादा पैदा होगा। तो बड़ा ही सिंपल हिसाब है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर EMF भी जो पैदा होने वाले होंगे, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, और वो ज़्यादा हो जाएंगे तो ये ओवरऑल वोल्टेज ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, एक और साइज या फिर डायामीटर कह लीजिए। एक सेकंड, अब देखिए चलते हैं इस बात को लेके। देखिए जितना ज़्यादा कंडक्टर डायामीटर बड़ा होगा, मतलब जितना ज़्यादा चौड़ा कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्लक्स उसको लिंक करेगा मटेरियल में पूरा का पूरा, और जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हमारा बढ़ेगा। आप खुद सोचिए, जितना ज़्यादा चौड़ा कंडक्टर होगा उतनी स्पेसिंग कम होती जाएगी। मान लीजिए ये 2 पेन है, ये और अगर बड़े बड़े होते तो इनमें क्या होता, और स्पेसिंग कम हो जाती। भाई अगर ये छोटे हैं, ऐसे समझिए ये 2 पतले कंडक्टर हैं, मैंने इतने ही पोजीशन पर रखे हैं, ठीक है। अब इनके बीच स्पेसिंग देखिए, पर अगर मान लीजिए ये 2 पेन हैं, अब इनके बीच स्पेसिंग अपनी आप क्या हो गई, कम हो गई। तो सिंपल है, जितनी ज़्यादा चौड़ाई बढ़ती जाएगी वो उतने करीब आते जाएंगे। भाई 2 लोग जितनी चौड़ाई बढ़ती जाएगी उतने करीब आते जाएंगे, तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसका समाधान क्या है, इसकी रेमेडी क्या है, खास देखिए इसकी रेमेडी। अब एक तो रेमेडी ये है कि भाई तार को दूर दूर रखो, ठीक है, स्पेसिंग बढ़ाओ तार के बीच में, स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर। भाई ये बिटवीन लिखा है, स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर बढ़ाओ। पर ये क्या फिजिकली पॉसिबल है? आपको लगता है 2 कंडक्टर के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ाने आसान है, मतलब हमें 2 कंडक्टर के बीच में जो स्पेसिंग है वो बढ़ाना आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है यार। 2 कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग बढ़ाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब 2 कंडक्टर, आप ऐसे समझिए ये जो टावर है, ठीक है, ये तार जा रहा है, भाई इसके बीच में स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो ये तार तो और ज़मीन के करीब आ जाएगा, पर ज़मीन के करीब ला नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टावर की हाइट बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये और ऊंचा हो जाए। और ऊंचा टावर की जहाँ हमने हाइट बढ़ाई
जहां हमने टावर की हाइट बढ़ाई इसका मतलब कॉस्ट बढ़ी, क्योंकि मटेरियल लगने लगेगा। टावर की हाइट यूं ही नहीं बढ़ जाएगी, ओम करके मंत्र पढ़ के नहीं बढ़ेगी, वो मटेरियल लगा के बढ़ेगी, समझे। तो कुल मिला के आपको कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है, ये हम नहीं यूज़ कर पाएंगे भाई, ठीक है। वो एक अलग बात है, मतलब इतना इफेक्टिव नहीं है ये मेथड। तो दूसरी रेमेडी क्या है, यूज ACSR कंडक्टर। ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। अब देखो ये कंडक्टर कैसा होता है, बीच में स्टील होता है और साइड में एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स होते हैं। ये क्या है, एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स मतलब ये समझ लो कि छोटे छोटे कंडक्टर, मतलब बीच में स्टील है और यहाँ छोटे छोटे कंडक्टर हैं। यार ज़्यादा टेंशन मत लो, वो जो बाहर ट्रांसमिशन लाइन में लगे नहीं रहते, चारों तरफ छोटे छोटे एल्यूमिनियम के तार होते हैं, बीच में स्टील होते हैं, बस वही है रेमेडी, ठीक है। कैसे है वो बता देता हूँ। इससे क्या होता है, बात को समझना। देखो स्टील में तो उतना EMF पैदा नहीं होता, ठीक है। हमारा कंडक्टर एल्यूमिनियम है अच्छा वाला, और वो कंडक्टर का एरिया हो गया है कम। समझना, अगर मैं पूरा सॉलिड कंडक्टर लेता तो सॉलिड कंडक्टर से तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी, मतलब प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा चालक है। अब जब पूरे के पूरे चालक में EMF पैदा होगा तो बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें क्या होगा कि EMF किस में पैदा होगा, एल्यूमिनियम में ज़्यादा होगा, क्योंकि अच्छा चालक एल्यूमिनियम ज़्यादा है, स्टील उतना नहीं है अच्छा चालक। स्टील में होगा जरूर, बट उतना नहीं होगा जितना एल्यूमिनियम में होगा। और एल्यूमिनियम में क्या हो गया है, एरिया बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और एरिया कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बड़ा ही सिंपल हिसाब है, R=ρL/A से। एरिया अगर कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ACSR के अंदर क्या होता है कि कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम का सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जितना कम एरिया पे फ्लक्स जुड़ेगा उतना EMF कम ही पैदा होगा यहाँ पे, इसके कंपैरिजन में कम होगा। मैं फिर से इस बात को कह दे रहा हूँ, हम कंपेयर कर रहे हैं सॉलिड कंडक्टर से, तो सॉलिड कंडक्टर के मुकाबले स्ट्रैंडेड कंडक्टर में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम होता है, सॉलिड कंडक्टर के हिसाब से प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में कम होता है। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए चलते हैं अब हम अपने MCQ पे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिना MCQ के बड़ा, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं जितने MCQ कराऊंगा उसमें से एक ना एक MCQ पेपर में फंसना ही फंसना है, 3000% फंसना है भाई। चलिए कुछ बहुत प्यारे MCQs हम लोग कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा स्किन इफेक्ट से सबसे पहले तो आपको दोबारा से MCQs से पहले करवा दूं कि स्किन इफेक्ट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्किन डेप्थ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पेनिट्रेशन डेप्थ जो हमारा पैरामीटर होता है उसके। अच्छा, पेनिट्रेशन डेप्थ क्या करता है, पेनिट्रेशन डेप्थ डिपेंडेड है किस पे, 2/μ ओमेगा कंडक्टिविटी। इसका मतलब ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी 2πf, म्यू है परमिएबिलिटी ऑफ कंडक्टर। बेटा एक बार पिछला लेक्चर देख लेना, मैंने सब चीज़ डिटेल में बताई है। परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल मतलब जो भी चालक का मटेरियल होगा वो, और ये है कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता कंडक्टिविटी, जो कि क्या होती है 1/ρ के। ठीक है, अब चलिए पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं स्किन इफेक्ट का। बहुत अच्छे सवाल हैं, सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं, याद रखना। तो 1% भी जो है चालाकी नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है स्किन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, पहला ऑप्शन क्रॉस सेक्शन कंडक्टर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, परमिएबिलिटी ऑफ कंडक्टर, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि स्किन इफेक्ट किन किन पे डिपेंड करता है। अब यार एक बात समझिए, सबसे पहले ये देख लीजिए डेल्टा किस पे डिपेंड करता है। डेल्टा कहीं ना कहीं 1/ρ पे अच्छा, रो को देखें तो क्या हो जाएगा, रो को हो जाएगा RA/L। मैंने अभी बताया था शुरुआत में लेक्चर के, एक सेकेंड,
मैंने लेक्चर की शुरुआत में ये थोड़ा सा फ्लैश, एक सेकंड मैं इसे सही कर देता हूँ। तो ये कंडक्टिविटी था, और कंडक्टिविटी क्या था, 1/ρ था विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा RA/L। तो कहीं ना कहीं जो हमारा कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब समझिए, जब कंडक्टिविटी एरिया पे डिपेंड कर रहा है तो कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन डेप्थ भी इस पर डिपेंड कर जाएगा, और पेनिट्रेशन डेप्थ इस पर डिपेंड करेगा तो स्किन इफेक्ट भी कहीं ना कहीं डिपेंड कर जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे तो डिपेंड करेगा। दूसरा ऑप्शन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बड़ा सिंपल हिसाब है, ओमेगा क्या है 2πf, ये बताया है मैंने। तो जब ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है तो डेल्टा भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर गया, डेल्टा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर गया तो स्किन इफेक्ट भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर गया। तीसरा ऑप्शन परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टर, परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टर पे डेल्टा डिपेंड है और डेल्टा पे स्किन इफेक्ट डिपेंड है। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर, सारों पर डिपेंड करता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्किन इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू, अब देखिए स्किन इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में किसकी वजह से होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, हाई सेंसिटिविटी ऑफ मटेरियल, हाई सेंसिटिविटी ऑफ मटेरियल, या फिर चौथा ऑप्शन ए एंड बी। बड़ा सिंपल है, फिर से क्वेश्चन, स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करता ही करता है, पहला ए सही है, और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। बिल्कुल यार, एक चीज देखिए कि कंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब आप देखिए सेल्फ इंडक्टेंस होता है L, और L का एक फॉर्मूला होता है n² μA/L। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी भी चालक में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, मतलब उसमें एटम कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे चालक के अंदर, उससे कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि उस चालक का L सेल्फ इंडक्टेंस या स्वः प्रेरक जिसे बोलते हैं हिंदी में, सेल्फ इंडक्टेंस या फिर स्वतः प्रेरक जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे नंबर ऑफ टर्न्स पे किसी भी चालक में घुमाव कितने हैं उस पर हमारा इंडक्टेंस डिपेंड कर जाता है, चालक में घुमाव कितने हैं उस पर हमारा इंडक्टेंस डिपेंड कर जाता है, और उस इंडक्टेंस की वजह से ही E=L/di/dt होता है। अगर L निर्भर कर गया तो EMF निर्भर कर गया, और अगर EMF निर्भर कर गया तो स्किन इफेक्ट में जो सबसे बड़ा विलेन है वो ये EMF ही तो है, क्योंकि यही तो अपने अंदर करंट बहने का क्या करता है, विरोध करता है अपने अंदर करंट बहने का। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं इन सेल्फ इंडक्टेंस पर भी निर्भर कर गया हमारा जो उत्पन्न EMF है कि नहीं भाई। स्किन इफेक्ट में क्या होता है, जो ये EMF है अंदर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है, यहाँ बाहर कम होता है अंदर ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, बाहर क्योंकि अंदर ये ज़्यादा होता है तो अंदर करंट बहता नहीं है, करंट बाहर ही बाहर रहता है। तो कुल मिला के डेली इज द राइट आंसर, कि बोथ ए और बी ऑप्शन सही है। कर लेते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी सेम एज ओमिक रेजिस्टेंस, भाई बिल्कुल सही बात है। देखिए ये भी पॉइंट मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो मैं बता चुका था कि किस तरीके से इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी सेम एज दैट ओमिक व्हेन, देखो सवाल क्या है, वो ये कह रहा है कि स्किन इफेक्ट में जो इफेक्ट, देखिए करंट केवल सतह पे बहता है, सतह पे बहता है करंट केवल, और जब करंट केवल सतह पे बहता है इसका मतलब, जबकि बहना कितने पे चाहिए, बहना पूरे पे चाहिए। जितने पोर्शन में करंट बहेगा उतने पोर्शन के, जितने पोर्शन में करंट बहेगा उतने पोर्शन के एरिया को इफेक्टिव एरिया कहते हैं, प्रभावी एरिया कहते हैं। तो देखो इसका इफेक्टिव एरिया ज़्यादा है, इसका इफेक्टिव एरिया ज़्यादा है, और इसका जो एरिया है इफेक्टिव वो कम है। एरिया इफेक्टिव कम तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल है यार, अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो बड़ा सिंपल है, एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा,
रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है स्किन इफेक्ट के कारण। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस और ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस होता है जो इसका पहले से रेजिस्टेंस होता है, वो कब समान रहेंगे। अब आप एक चीज देखिए, जब स्किन इफेक्ट नहीं होता है तब जितना कंडक्टर का रेजिस्टेंस है और जितने में करंट बह रहा है दोनों का एरिया सेम है, इसका मतलब तब रेजिस्टेंस भी दोनों के सेम होंगे, ओमिक और वो। ठीक है, बड़ा सिंपल है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ओमिक रेजिस्टेंस हो गया कि उसका एरिया ए है, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है। अच्छा, और पहले जब स्किन इफेक्ट नहीं था तो उतने में ही करंट भी बह रहा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ओमिक वाला और इफेक्टिव रेजिस्टेंस दोनों सेम हो गए। मैंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस और ये ओमिक रेजिस्टेंस बहुत क्लियरली बताया, आप एक बार पिछले वीडियोस में जाके देखिएगा, डिटेल में बताया, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बता के चल रहा अभी। तो बड़े ही सिंपल है कि ओमिक रेजिस्टेंस और हमारा ओमिक रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कब बराबर होंगे, जब करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रॉस सेक्शन में। मतलब जब पूरे चालक में करंट आराम से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यूनिफॉर्मली कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब वो कहीं ना कहीं डीसी करंट होगा, स्किन इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, जब भी एक अल्टरनेटिंग करंट किसी चालक से बहता है तो क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए 4 आपके सामने हैं। बड़ा देखिए, सेकंड ऑप्शन बड़ा सिंपल है यार, कि पोर्शन ऑफ कंडक्टर नियर द सरफेस, मतलब कंडक्टर का वो पोर्शन जो कि सरफेस के नियर है, जो वो ज्यादा करंट लेगा कंपैरिजन टू द सेंटर। तो वो सिंपल ये कह रहा है कि सतह पर करंट ज्यादा बहेगा सेंटर के कंपैरिजन में। भाई ऐसा ही होता है जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। आगे चलते हैं, देखिए स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट इन, स्किन इफेक्ट केवल एसी ट्रांसमिशन लाइन में एग्जिस्ट करता है, तो सी इज द राइट आंसर। एसी ट्रांसमिशन लाइन में ही एग्जिस्ट करता है। चाहे पर केबल हो चाहे कुछ भी हो, केबल हो तुम्हारे घर की वायरिंग हो, वो एक अलग बात है कि वो प्रचंड रूप से दिख के सामने नहीं आता है, वहां पर नेग्लेक्ट हम लोग मान के चल लेते हैं। पर जहां जहां एसी फ्लो करेगा, चाहे वो केबल हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, घर की वायरिंग हो, एसी बस रहना चाहिए, स्किन इफेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला क्वेश्चन मतलब देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्किन इफेक्ट ऑफ कंडक्टर रिड्यूसेस विद द इंक्रीज इन। अब देखिए कह रहा है रिड्यूस किससे होगा स्किन इफेक्ट। अब आप एक बात समझिए, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। देखो ये क्या होता है, कंडक्टिविटी। अब इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग आंसर देंगे। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी विद द इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। देखो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी 1 नंबर तो डेप्थ कम होगी 2 नंबर, डेप्थ कम होगी तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो, क्योंकि वो स्किन इफेक्ट को रिड्यूस बोल रहा है। किसके बढ़ने से, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से स्किन इफेक्ट तो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो। अब आप समझिएगा, अगर रो बढ़ेगी 1 नंबर तो कंडक्टिविटी घटेगी 2 नंबर, कंडक्टिविटी घटेगी 2 नंबर तो स्किन डेप्थ बढ़ेगी 3 नंबर, स्किन डेप्थ बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट कम होगा। बड़ा सिंपल है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस पे जाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्किन इफेक्ट को अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी से बचाने के लिए क्या करते हैं, से बचाने के लिए क्या करते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो पहला है वो राइट आंसर है। हम लोग कॉपर ट्यूब का
यूज़ करते हैं, कॉपर ट्यूब इज़ यूज्ड विद सिल्वर प्लेटिंग। तो ये राइट आंसर है। ये पेपर में पूछा जा चुका था, एक जेई के पेपर में पूछा था ये सवाल कि कॉपर ट्यूब का प्रयोग करते हैं सिल्वर प्लेटिंग के साथ। ठीक है, चलिए, तो अच्छा लगा हो लेक्चर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे काफ़ी मैसेजेस मिलते रहते हैं और लोग लेक्चर पसंद करते हैं। आप लोग मैं काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि लाइव भी आगे पढ़ाऊँ, तो मैं बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइव के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं एंड आप लोग मुझे हेल्प करिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपको कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ये आप लोग पढ़ लीजिए, उतार लीजिए।